Hello students, welcome in your favorite YouTube channel Mahit Academy। आपने डिमांड की ग्रेविटेशन की फिजिक्स क्लास 11th, तो मैं आपके लिए बना के लाया हूं ये वीडियो। ध्यान से पढ़िए, समझिए। शुरू करते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है बच्चों? ये एक फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, जो ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स रहती है। ग्रेविटेशन फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होती है। और इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च की और कई सौ साल के रिसर्च के बाद कुछ साइंटिस्ट ने इस पर अपनी अपनी थ्योरी लिखी। तो क्या क्या हुआ इसमें पढ़ेंगे आज। शुरू करते हैं। जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ये टॉलेमी ने 2000 साल पहले बनाई थी ये थ्योरी। ऑल द हेवनली बॉडीज लाइक सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून etc. are moving around the sun, which is stationary and was taken as a center of the universe। टॉलेमी ने कहा है कि जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, सन, स्टार्स, प्लैनेट, मून, ये अर्थ के चारों ओर घूम रहे हैं, जिसमें हमने अर्थ को स्टेशनरी माना है। फिर क्या हुआ? 1543 में कोपरनिकस ने इस थ्योरी को चैलेंज किया। उन्होंने सजेस्ट किया, वी अज्यूम दैट सन इज स्टेशनरी एंड अर्थ एज वेल एज अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। उन्होंने कहा कि सन को एज्यूम करिए स्टेशनरी और बाकी प्लैनेट और सन को मोशन में एज्यूम करिए कि सन स्टेशनरी है और सन के अलावा बाकी जितनी प्लैनेट्स हैं, हेवनली बॉडीज हैं, वो मूव कर रही हैं चारों ओर सन के। इस तरह कोपरनिकस ने कहा और अब कोपरनिकस को फॉलो किया जाता है। इसको हेलोसेंट्रिक थ्योरी भी कहते हैं। अब उसके बाद केपलर महोदय आए। केपलर महोदय ने 3 लॉज बनाए। आपने 9th में भी पढ़ा होगा। फर्स्ट रूल क्या था? ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। The sun is situated at the one foci of the ellipse। सारे प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते हैं इलिप्टिकल पाथ पर, यानी अंडाकार पाथ पर, जिसमें सन फोसाई यानी सेंटर है, यानी उसके चारों ओर सारे की सारे प्लैनेट घूमते हैं। और ये थ्योरी दी गई इनवर्स स्क्वायर लॉ पर। जैसे अभी सामने आप देख रहे हैं डायग्राम, ये सन है और ये प्लैनेट है और इसके चारों ओर ये मोशन में है। इसका जो सबसे दूर वाला पार्ट होता है, ये इसको एफ्लियन कहते हैं। और जब
प्लेनेट सन के पास से होकर के गुजरता है, सबसे पास वाला जो डिस्टेंस है, रेडियस है सन से, उसको पेरिहेलियन बोलते हैं, एफ्लियन और पेरिहेलियन। इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, ई से रिप्रेजेंट करेंगे इसे। तो इसेंट्रिक ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट is defined as the ratio of distance of one focus from the center of ellipse to the distance of semi-major axis of ellipse, OP। अब इसेंट्रिसिटी क्या होती है कि मान लीजिए कि ये सन है और इसके चारों ओर ऑर्बिट में कोई प्लेनेट घूम रहा है, तो जो इसेंट्रिसिटी है ई, ये ई किसके रेशो में होती है? एसओ अपॉन ओपी। इसके रेशियो को बोलेंगे इसेंट्रिसिटी। जहां ओपी ए है, ओपी क्या है? ए मान लिया। और ये क्या है? एफ्लियन के बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो एसओ बराबर हो गया ई अपॉन ए, एसओ इक्वल टू हो गया ई ए, यानी इसेंट्रिसिटी इंटू रेडियस। नाउ एस पी इक्वल टू आर पी। अब देखिए यहां पर ये एस पी इक्वल टू आरपी। आरपी कौन सा है? सन से लेकर के पेरिहेलियन तक। और ऐसे इक्वल टू आर ए, ऐसे इक्वल टू आर ए। ये दोनों रेडियस मान लीजिए, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं, इसको मान लिया। अब क्या हुआ? जो एस ए है, एस ए, ये किसके बराबर हो जाएगा? ओ ए प्लस ओ एस के। ओ ए क्या हमने निकाला? ए है आपका, और एस ओ है ये ई ए। कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये आएगा ए प्लस ई ए। और जहां एसओ क्या है? पीओ माइनस एसओ। अब देखिए, और इसको क्या लिखेंगे? ए माइनस ई ए। ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए वन माइनस ई। ऐसे ही यहां ए कॉमन ले लेंगे इसमें से तो वन प्लस ई बचेगा। ए इंटू हो गया वन प्लस ई, और एसओ हो गया ए इंटू ए माइनस ई। ऐसे अपॉन एसपी, यानी आरपी अपॉन आर ए, रेडियस ऑफ पेरिहेलियन और एफ्लियन का जो रेशियो है वो किसके बराबर आएगा? आर ए अपॉन आरपी। और आर ए आपका है यानी ऐसे ए अपॉन वन प्लस ई, ए इंटू वन माइनस ई इक्वल टू वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई, जहां ई वन से बड़ा है, जैसे इसमें दिखाया है। अब क्या करेंगे? अगर s इक्वल टू 0 है
तो E इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, सिर्फ रेशियो निकाल करके रखा है। फॉर ए सर्कल द टू फोसाई ऑफ द इलिप्स मर्ज इनटू वन एंड द सेमी मेजर एक्सिस बिकम द रेडियस ऑफ द सर्कल। सेकेंड लॉ, the line joining of planet to the sun sweeps out equal areas in equal interval of time। सेकेंड लॉ कहता है केपलर का कि प्लेनेटरी मोशन में टी टाइम में कोई प्लेनेट जितना एरिया सन से स्वैप करता है उतना ही एरिया टी टाइम में दूसरी साइड से भी स्वैप करता है। डायग्राम देखिए, एस सन है और प्लेनेटरी मोशन टी टाइम में P1 से P2 पहुंचा, टी टाइम में P3 से P4 पहुंचा। तो PS2 ये एरिया इक्वल होगा P3S4 के। अब इसमें भी क्या है, SP1 इज ग्रेटर देन SP3 दिखाई दे रहा है। रेशो ले लेंगे, अब इसको हम डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, तो P1 P2 अपॉन टी टाइम में, P3 P4 अपॉन टी, ये क्या है, P1 P2 अपॉन टी लीनियर स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी P1 से P2 जितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी है वो इधर P3 से P4 पर आएगी, वहां ज्यादा वेलोसिटी होगी। दूर होगा तो वहां वेलोसिटी कम होगी, यहां वेलोसिटी कम होगी, यहां ज्यादा होगी। तो वेलोसिटी P3 P4 पर ज्यादा है बजाय इसके। अब इसको प्रूव करेंगे विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। तो v क्या है, p, जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, mvr। एंगुलर मोमेंटम l है, इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं l से। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है mvr। तो इधर एफ्लियन और पेरिहेलियन का जो मोमेंटम है वो दोनों इक्वल आना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो वही यहां किया है, mvp rp यानी पेरिहेलियन का जो मोमेंटम है उस समय, और एफ्लियन की तरफ जो मोमेंटम है वो mva ra हो गया। डिवाइड करेंगे तो vp अपॉन va इक्वल टू ra अपॉन rp। वेलोसिटी होती है rw, ये आपको याद रखना है। थर्ड लॉ क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो टाइम पीरियड है और जो डिस्टेंस है, रेडियस है, तो डिस्टेंस का क्यूब आर जो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इसमें डिराइव करते हैं। हम जानते हैं कि फोर्स
ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। एफ इक्वल टू होता है एम ए, और एंगुलर जो वेलोसिटी होती है हम उसको W से डिनोट करते हैं। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है ये होती है V अपॉन आर, या इसे 2 पाई अपॉन टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो एक्सलरेशन होता है वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ए आर ओमेगा स्क्वायर होता है, वैल्यू रख करके ये निकल ही आएगा। जैसे वैल्यू यहां से रख देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहां पर ए की जगह हमने आर ओमेगा स्क्वायर लिखा और ये एज इट लिखा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा आपका एम आर डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू एम आर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो डब्ल्यू स्क्वायर क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू रख दी तो ये आ गया आपका एम आर, और वी क्या है यहां पर? वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर्कुलर पाथ पर अगर वेलोसिटी निकाली है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 2 पाई आर अपॉन टी करके निकालना पड़ेगा। तो वी स्क्वायर कर दिया 2 पाई आर अपॉन टी, उसका स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब एम आर वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एम आर क्यू अपॉन 4 पाई, एम आर क्यू इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टी स्क्वायर। और ये वैल्यू आपकी है, बताया आपको, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर है। ये अभी निकाला था, इनवर्स स्क्वायर रूल हम इसमें निकाल लेंगे। एम से एम कट गया और जो आर है आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर इधर चला गया नीचे, आर क्यू हो गया, और टी स्क्वायर ऊपर चला गया तो ये हो गया टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू। बचा 4 पाई स्क्वायर यहां आ गया, और ये जी एम यहां नीचे चला गया। ये सॉल्व कर लिया। अब 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम कॉन्स्टेंट होता है, तो हमारा टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू कांस्टेंट हुआ। तो जैसे सेकंड लॉ प्रूव किया है हमने यहां पर, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ये केपलर का थर्ड रूल है। तो ये क्या था? थर्ड रूल, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यू, ये प्रूव हो गया। ठीक है, इसको एक बार फिर पढ़ लेना, याद हो जाएगा। ग्रेविटेशनल वाले फॉर्मूले से इसे प्रूव कर दिया है। एक क्वेश्चन करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर इज 11.6 ईयर। हाउ फार इज जुपिटर फ्रॉम द सन? सन कितना दूर है जुपिटर से? डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अब जुपिटर का टाइम दे रखा है 11.6 ईयर, और डिस्टेंस निकालना है जुपिटर का। अर्थ का एक रिवोल्यूशन का टाइम होता है 1 ईयर सन के चारों ओर, और डिस्टेंस सन का दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। वही थर्ड लॉ से इसे सॉल्व कर लेंगे। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है, तो एक टीजे ले लिया, एक टीई ले लिया, दोनों का डिवाइड कर दिया, तो फॉर्मूला बनेगा टीजे स्क्वायर अपॉन टीई स्क्वायर इक्वल टू टीजे आर क्यू जे अपॉन आर क्यू ई।
वैल्यू रखेंगे इसकी और वैल्यू रख करके इसे सॉल्व कर लेंगे तो डिस्टेंस जुपिटर का आ जाएगा 7.68 इंटू 10⁻11 मीटर। Newton's law of gravitation, it states that every body in this universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to its square of distance between them। पढ़ चुके हो, बहुत सिंपल है। तो F प्रोपोर्शनल है m1v1, प्रोपोर्शनल है 1/r²। F प्रोपोर्शनल हुआ m1 m2 अपॉन r²। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे, कांस्टेंट यूज करेंगे, g m1 m2 अपॉन r²। यहाँ g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। और इसका डायमेंशन होता है m-1 L³ T इनवर्स स्क्वायर। ये अब वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यूनिट वेक्टर ए टू बी हमने मान लिया r12, बी टू ए r21। ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला या दूसरा, इस तरह मान लिया है। और ए टू बी जो फोर्स लग रही है वो लग रही है वेक्टर F12। बी पर ए से यानी अपोजिट फोर्स क्या लगेगी, वेक्टर 21। फॉर्मूले में पुट करेंगे, फोर्स 1 2 यानी वेक्टर F निकालेंगे। वेक्टर फोर्स जो नहीं ऑब्जेक्ट 1 पर 2 की कितनी फोर्स लग रही है, तो होगा -g m1 m2 अपॉन r² r⁻21। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि जो फोर्स का डायरेक्शन होता है ग्रेविटेशन फोर्स का, वो अट्रैक्टिव होता है, अपनी तरफ होता है। तो वेक्टर अगर आगे की तरफ दिखा रहे हैं तो फोर्स पीछे की तरफ दिखाई जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां माइनस ये ग्रेविटेशनल पुल को शो कर रहा है। ऐसे ही 2 पर कितनी लगेगी, तो g m1 m2 अपॉन r² r⁻12। ये लिखने का तरीका है। The gravitational force between two bodies are equal in magnitude and opposite in direction। तो F21 इक्वल टू माइनस वेक्टर F12। जितनी फोर्स एक साइड में लग रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में भी उतनी ही फोर्स लगेगी। ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। अब देखिए यहां पे एक और डेरिवेशन करते हैं। दो वेक्टर हैं, एक ये ए और बी। ओ से ओ ए एक वेक्टर है और ओ बी दूसरा वेक्टर है। ये इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ये इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, यानी ए बी पर, बी ए पर लगा रहा है। तो 2 का 1 पर कितना होगा, g m1 m2 अपॉन r²। r⁻12। तो जो ये वाला ए पर, जो ए है वो बी पर कितना लगाएगा। अब जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो क्या बताते हैं, सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं। तो ये 2 का 1 पर लगेगा,
आर कैप 1 2, कि यहाँ माइनस आता, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो जी m1 m2 अपॉन r2 माइनस r1, जो आर कैप है यानी कि ये कहां से कहां तक है कि जो फोर्स है, डिस्टेंस है, जैसे कि मैथमेटिक्स में कार्टेशियन प्लेन में करते हैं कि इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट पता करते हैं, तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए इसमें से ये माइनस कर देते हैं, r2 में से r1 माइनस किया, तो वही यहां किया गया है। तो जो कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस निकालने हैं r, वो क्या होगी, r2 माइनस r1, और f क्या होती है आपकी, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसमें L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एफ एल इक्वल टू जी एम एम एल अपॉन आर स्क्वायर। अब इसे क्या हुआ, एफ एल टॉर्क होता है, तो एफ एल क्या हो गया, टॉर्क। अगर किसी एंगल पे लग रहा है तो टाउ थीटा इक्वल टू जी एम एम एल अपॉन आर स्क्वायर। अब रीस्टोरिंग जो टॉर्क है यानी टाउ थीटा, इसे क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल टॉर्क। तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इक्वल टू हो जाएगा टाउ क्यू आर स्क्वायर अपॉन एम एम एल। इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होती है, अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by earth toward its center on a body lying on or near the surface of earth. Weight, weight of a body is defined as the force of attraction exerted by the earth on the body towards its center। F इक्वल टू एम जी होता है, इसका डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टी इनवर्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन यूनिट मास ऑफ अ बॉडी प्लेस्ड ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो F इक्वल टू एम जी, तो F इक्वल टू जी अगर m 1 यूनिटी है, ऑब्जेक्ट का मास यूनिटी है यानी 1 kg है, तो F इक्वल टू जी होगा यदि ऑब्जेक्ट का मास यूनिटी है। तो जी हो जाएगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल वाले फॉर्मूले से F इक्वल टू क्या होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। F इक्वल टू एम जी, एम से एम कट गया तो G इक्वल टू हो गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन यानी जी कितना वेरी करता है ग्रेविटी में, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाने पर इसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता ही है जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। और अगर एच हाइट पर अगर हमें जी निकालना है तो एच हाइट पर जी क्या हो जाएगा, जी डैश जी एम अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। जी और डी जी डैश का रेशियो ले लेते हैं, तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। नीचे से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, नीचे बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर का
होल स्क्वायर, आर का होल स्क्वायर। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1/1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर। अगर हाइट बहुत छोटी है, लेस देन आर, देन नेग्लेक्ट द स्क्वायर। तो फिर हम उसको स्क्वायर को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर का पावर 2। तो स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दीजिए तो आएगा G1 इक्वल टू G1 माइनस एच अपॉन आर। अगर इसको जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आता है। इट मीन्स जो जी डैश की वैल्यू है, जी की वैल्यू है एच हाइट पर, वो डिक्रीज होगी। जी 1 माइनस एच अपॉन आर डिक्रीज हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। The value of acceleration due to gravity increases as we go from equator to pole. इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होती है। पोल पर ज्यादा होगी और इक्वेटर पर कम। इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ड्यू टू रोटेटिंग ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। लैटिट्यूड पर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड क्या होगा। अब ये देखो, इसको हम डिराइव करते हैं कि अर्थ के चारों ओर कोई ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। ये अर्थ है और इस पर ये यहां कोई पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो इस जगह मान लिया कि सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है OP, और वो क्या है, इक्वल टू R हो गए ही। अब इस पर दो फोर्स लगेंगे, एक सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगेगा यहां, और एक परपेंडिकुलर उसके लगेगा, और एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा परपेंडिकुलर। जो OP है ये ग्रेविटेशनल पुल है, इक्वल टू mg। जो PV लग रहा है दैट इज ऑल्सो, ये अपीयरेंट फोर्स है जो महसूस होगा इस जगह, mg डैश। अगर सेंटर से ये ऑब्जेक्ट P, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, अगर लैम्डा एंगल बना रहा है तो लैम्डा एंगल ये होगा, और बाकी का जो ये एंगल बचा OPA, ये होगा 180 माइनस लैम्डा। ठीक है, और ये फोर्स एक बाहर लग रही है, एक फोर्स ये अंदर लग रही है। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म में कैसे देखेंगे, तो जो R है, जो क्या है, PC, जो एकदम P के डाउनवर्ड जो बैलेंसिंग फोर्स है, F फोर्स बाहर इधर लग रही है, इसकी बैलेंसिंग फोर्स इधर लग रही है। तो जो PC है इसको मान लिया ये R है, और ये कितनी होगी, क्योंकि ये एंगल है और ये mg है यहां, तो ये होगी OP cos लैम्डा।
जैसे वेक्टर से निकालते हैं। तो ये पीसी क्या होगी, ओपी कॉस लैम्डा, और पीसी है ये करीब करीब मान लिया कि ये आर के बराबर है। जो ओपी, पीसी नहीं, ओपी क्या है, आर। तो ओपी कॉस थीटा ये निकलेगी, सीपी या पीसी, तो ये हो जाएगी आर कॉस लैम्डा। जितनी ये है उतनी ही ये है, ओबी। अब जैसे हमने यहां पर जो निकाला है, अब ये पैरेललोग्राम वाला मेथड यहां पर लग जाएगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो mg डैश है, यहां पर पैरेललोग्राम ओ पी ए बी, ये पैरेललोग्राम है। अब जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो एपिरेंट फोर्स है, हमें वो निकालनी है, पीबी। तो ये आपका लैम्डा है और ये वाला एंगल बना 180 माइनस लैम्डा। mg डैश रिजल्टेंट है, कितना एपियर होगा फोर्स, और ओपी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है mg। इतनी बात क्लियर हो गई। जो एपिरेंट वेट है, वेट भी फोर्स होता है, तो ये कितना होगा, mg डैश। अब यहां से हम ये निकाल लेंगे। अब हमको क्या निकालना है, अब ये ट्राइंगल है, दो वेक्टर हैं यहां पर, ये पी ए और पी ओ, ये दो वेक्टर हैं। अब दो वेक्टर का जो सम होगा वो क्या होगा, mg डैश। तो आप वेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे। PV is diagonal of parallelogram which is resultant vector। अब निकाल फॉर्मूला लगा देंगे इसमें mg डैश का, दो वेक्टर का सम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये लगाया इसमें। mg स्क्वायर mrw स्क्वायर प्लस 2mg mr ओमेगा स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा। अब देखो, जो ये फोर्स है ये कितनी है, mrw स्क्वायर, इसको मान लिया। तो ये हमने यहां वैल्यू रख दी है। कॉस 180 माइनस लैम्डा होगा माइनस कॉस थीटा, तो ये आ गया, यहां पर माइनस आ जाएगा, और एक m यहां से कॉमन ले लिया बाहर, और m से कट गया m, तो अंदर बचा g स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 माइनस 2mg r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। इस पूरे में g कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 1 प्लस आर ओमेगा की आर स्क्वायर ओमेगा 4 की अपॉन जी स्क्वायर माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, यहां जी से जी कट गया, कॉस स्क्वायर लैम्डा। क्योंकि r ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी ये बहुत स्मॉल होता है, ये वाली, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो जी डैश आएगा वो आएगा 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा अपॉन जी। अब इसको एक थ्योरम है मैथमेटिक्स की, बाइनोमियल थ्योरम, उससे सॉल्व करेंगे।
1/2 लगा देंगे इसमें, और ये आ जाएगा अंदर g का मल्टीप्लाई करेंगे 2r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा इंटू g अपॉन g, g से g कट गया इधर, और आएगा g डैश इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? ये डिक्रीज होती है ऑन अकाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो थोड़ी डिक्रीज होती है, और इंक्रीज होती है जब इसका लैटिट्यूड इंक्रीज होता है। 90 पर सबसे ज्यादा होगी और 90 से कम पर कम होगी। जैसे हमने यहां देखा है, ये लैटिट्यूड है, जैसे जैसे ये P यहां पर इक्वेटर के पास आएगा वैल्यू घटेगी, और पोल की तरफ जाएगा तो बढ़ेगी। ग्रेविटेशनल फील्ड, द स्पेस अराउंड ए material body in which its gravitational pull can be experienced as called its gravitational field। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? ये एक स्पेस है मटेरियल बॉडी के चारों ओर, जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल पुल को फील करता है। जहां तक भी फील करेगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट इन द फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स experienced by a body of unit mass placed at that point, provided the presence of unit mass does not disturb the original gravitational field। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड वो फील्ड है जहां पर कोई अर्थ से दूर कोई पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है, वो ग्रेविटी को डिस्टर्ब किए बिना अगर उसको कोई इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड की फील हो रही है, जहां तक वहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो I इक्वल टू एफ अपॉन एम होता है, इंटेंसिटी G के बराबर होती है, यानी जहां तक ग्रेविटी फील हो रही है। F है Gm एम नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है? डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के बीच का, अपॉन एम नॉट, तो इंटेंसिटी आई आपकी Gm अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर I इक्वल टू माइनस Gm अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स कैप, माइनस लगा देते हैं। ये आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये डायरेक्शन बता रही है। तो इंटेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस इंफिनिटी है तो I 0 होगा, इंटेंसिटी 0 होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट in a gravitational field of a body is defined as the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point without acceleration। कि infinity से हम किसी ऑब्जेक्ट को बिना एक्सीलरेट किए हुए एक पॉइंट तक हम लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सपोज करो ये अर्थ है, ये यहां इंफिनिटी से ला रहे हैं और इंफिनिटी ए पर है कहीं,
वहां ए से बी तक किसी ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे। तो पार्टिकल यूनिट मास है, आर बहुत ग्रेटर है आर से, यानी रेडियस से। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या है, F इक्वल टू जी एम, और पार्टिकल यूनिट मास है तो 1 मान लिया, तो gm अपॉन एक्स स्क्वायर हुआ। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास बॉडी विदाउट एक्सेलरेशन थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस ए बी, जो इक्वल टू dx है। h क्या होगा, वर्क डन dw इक्वल टू एफ डी एक्स, एफ एस होता है तो यह dx है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस, इक्वल टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो जो डी डब्ल्यू वर्क डन है ही आपका, इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर तक जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा ये जी एम अपॉन एक्स माइनस का कितना, इन्फिनिटी से आर, लिखेंगे ऐसे माइनस जी एम 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो जो इंटेंसिटी है ये इक्वल टू वर्क डन माइनस जी एम अपॉन आर एट द सरफेस ऑफ अर्थ। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसको बोलेंगे बीपी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये हो गया डेरिवेशन। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट a given position is defined as the energy stored in the body while bringing it from the position of zero. Potential energy of that position, पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि किसी गिवन पोजीशन पर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है बॉडी के अंदर, किसी पॉइंट पर उसको ऊपर तक उठाने पर, तो यानी कि जीरो से किसी पॉइंट तक ऊपर तक ले जाएंगे, वहां पर जो जाने में जो एनर्जी स्टोर होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इसके कुछ रूल्स हैं। जीरो लेवल पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी जीरो लेवल पोटेंशियल एनर्जी होगी। चेंज पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू होगी। जो पोटेंशियल चेंज है एनर्जी का वो वर्क डन के इक्वल होता है। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, सो ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव। जो वर्क डन है ये इंडिपेंडेंट होता है पाथ से, तो ये कंजर्वेटिव हुआ है, जो स्टार्टिंग में ही बताया था। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट एच हाइट, एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी का कितना चेंज होगा, तो R1 आपका R है और R2 है R प्लस एच। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U, डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा GM M अपॉन 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R प्लस एच। लिखने का तरीका है ही पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। यानी R पर जितनी थी और वहां जाने पर कितनी घट गई, तो ये हम माइनस करके निकाल लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इस पॉइंट पर और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर, तो यहां ज्यादा थी यहां कम थी, तो यहां से ये माइनस कर देंगे। ये कैलकुलेट कर लिया, बाइनोमियल थ्योरम से इसे सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा आपका डेल्टा यू जी एम
जी एम स्मॉल एम अपॉन आर 1 माइनस एच अपॉन आर प्लस सो ऑन करके आएगा आगे। 10th क्लास में आपने पढ़ाई है इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करना मैथमेटिक्स में। तो बाइनोमियल थ्योरम, तो ये 1 से 1 कट गया, बाकी का सब नेग्लेक्ट मान लेते हैं। तो एक यहाँ टर्म तक कैलकुलेट करते हैं, तो ये h अपॉन आर बचा जो मल्टीप्लाई हो जाएगा जी एम स्मॉल एम h अपॉन आर स्क्वायर आया, और जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है आपका जी के, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई एम जी एच। अब इसमें कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एम वी होता है इक्वल टू एम जी एम अपॉन आर होता है, इक्वल टू माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर होता है। सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी एम वी सी होता है इक्वल टू 3/2 जी एम एम अपॉन आर, ये फॉर्मूला है। वीसी हमने निकाला था पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू जो वर्क डन है, हम यह वर्क डन कैसे निकालेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस इनटू मास करके। ऐसा फॉर्मूले में न्यूमेरिकल हैं, वो इस फॉर्मूले से हो जाएंगे। सैटेलाइट, a satellite is a body which is revolving continuously in the orbit around a comparatively much larger body। जो सैटेलाइट है एक ऑब्जेक्ट है जो चारों ओर घूमता है, उसके जिसकी मास उस सैटेलाइट से कहीं ज्यादा होता है। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। नोट करने वाली बात है, द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल स्पीड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्बिट। अलग अलग ऑर्बिट के लिए स्पीड सैटेलाइट की अलग अलग होती है। अब ये अर्थ सरफेस है, यहां ऑर्बिट है, और जो आर है ये एच प्लस रेडियस है। एम मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ सैटेलाइट, आर रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वी ऑर्बिटल स्पीड। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सैटेलाइट को ऑर्बिट में घुमाती रहती है और वहीं स्टेबल करती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, न्यूटन्स के लॉ के अनुसार। एफ इक्वल टू होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, दोनों को इक्वल रख देंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को, क्योंकि दोनों ही फोर्स हैं। एम से एम कट गया तो बचा वी स्क्वायर अपॉन आर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आर से आर स्क्वायर है इधर और इधर आर है, तो एक आर यहां से कट जाएगा तो वी स्क्वायर आ जाएगा जी एम अपॉन आर, तो वी स्क्वायर रूट लेने पर आ जाएगा जी एम अपॉन आर, और जी एम होता है आपका जी आर स्क्वायर अपॉन आर। जी होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो जी एम हो जाएगा आपका जी आर स्क्वायर, जहां वैल्यू पुट कर दी जी एम की।
आर प्लस आर है, यहां पर कर ही लेंगे। तो वी स्क्वायर, वी हो जाएगा वेलोसिटी अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन आर। अगर आर बहुत छोटा है तो ये आर प्लस एच इक्वल टू आर ही हो जाएगा। तो इक्वल टू हो जाएगा, वी वेलोसिटी हो जाएगी जी आर अंडर रूट जी आर। ये देखो वेलोसिटी अंडर रूट जी आर हो गई। अगर यहां पर आर प्लस एच है इक्वल टू आर मान लिया। अब देखो वेलोसिटी सबसे नियरेस्ट क्या होती है किसी ऑर्बिटल में, सबसे नियर ऑर्बिट कितनी दूर होता है अर्थ सरफेस से। तो जी की वैल्यू रख दी और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू रख दी, कैलकुलेट किया 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी सबसे पास के ऑर्बिट में सैटेलाइट की जो स्पीड है वो 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड की होनी चाहिए, तब वो ऑर्बिट में घूमती रहेगी। दूर होगी तो थोड़ी कम हो जाएगी। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, इट इज द time taken by satellite to complete one revolution around the earth and is denoted by t। तो टाइम पीरियड t क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्बिटल वेलोसिटी। वन डिस्टेंस होगा एक रेवोल्यूशन में 2 पाई आर, ऑर्बिटल वेलोसिटी है v और v की वैल्यू रख देंगे आर जी अपॉन आर, जो अभी कैलकुलेट किया था वेलोसिटी का। और इसे कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे 2 पाई आर अपॉन आर। तो ये नीचे है अंडर रूट जी अपॉन आर, तो उल्टा हो जाएगा आर अपॉन जी हो जाएगा। और आर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर क्यू हो गया अपॉन जी 2 पाई अपॉन आर। और आर होता है आपका आर प्लस एच, वैल्यू रख देंगे। और अगर h बहुत छोटा है तो यहां पर आर क्यू अपॉन जी हो जाएगा, आर को अंदर ले जाएंगे तो आर जी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आर अपॉन जी। टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन 2 पाई आर अपॉन जी। अब देखो यहां पर वही किया हुआ है। तो जो टाइम पीरियड है आपका 2 पाई अपॉन आर, मास और डेंसिटी, अगर कोई मास, किसी मास का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चारों ओर ऑर्बिट में घूम रहा है और अर्थ का मास है, तो वो उसकी डेंसिटी निकाल कर भी कर सकते हैं कि m मास का ऑब्जेक्ट है तो उसका मास कितना होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम होता है 4 पाई 3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी p। p होता है m अपॉन v, तो m हो जाएगा pv। और g होता है gm अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख लेंगे। m की वैल्यू यहां रख दी 4 अपॉन 3 पाई आर क्यू p और 4/3 पाई जी आर पी, इसका कैलकुलेशन हो गया। इसकी वैल्यू यहां रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर h बहुत छोटा है r से तो इसको r के बराबर ही मान लेंगे यहां। तो ये आर क्यू अपॉन जी पी आर क्यू हो जाएगा, आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा यहां, तो 3 पाई अपॉन जी पी आया। अब यहां जीपी की वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। यहां से इस वैल्यू रख देंगे, इधर सारा कुछ कट जाएगा तो आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन जी। और ये तो यही आ जाता